एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। जब ये डिस्कवरी हुआ कि सबसे छोटा पार्ट जो है वो एटम है, उसके बाद जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन्स का, कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम भी कुछ चीजों से बना हुआ है उसके अंदर, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स में एक टाइप का चार्ज था, उसको नेगेटिव माना गया। तो चूंकि एटम न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये नेटवर्क सही नहीं है क्या? सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो ये आइडिया आया कि जे थॉमसन से पूछा गया, ठीक आपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन द एटम। तुम्हें पता है जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? मनस्वी, क्या मॉडल दिया था जे थॉमसन ने? कनेक्टेड हो मनस्वी? बहुत ही एक जनरल सा आइडिया दिया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत, किरण खन्ना ने बताया सर प्लम्स पडिंग मॉडल दिया था, अथर्व गावली ने भी बताया। क्योंकि जे थॉमसन ना बहुत फेमस हो गए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया तो रातों रात वो शिखर में पहुंच गए, तो जो भी उन्होंने बोला लोगों ने मान लिया। उन्होंने बताया ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे सीड्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। लेकिन ये कैसे स्टेबल है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कुछ शो कर रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। मतलब इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर कुछ दिन बाद रदरफोर्ड के लैब में उनके अंदर जो पीएचडी कर रहे थे दो बच्चों ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। हालांकि इन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं किया था, इनके अंदर जो पीएचडी कर रहे थे वो किया। वो एग्जैक्टली वर्क कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे, और रदरफोर्ड ने दिखाया था कि जो उससे निकलता है वो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम आयन है, He+ है, और ये बहुत हाई स्पीड से गोल्ड फाइल पे, ये सबको पता है, गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करवाया विद द हाई काइनेटिक एनर्जी। और पीछे एक प्लेट रख दिया जिससे कि पता चले कि ये कहाँ पे जा रहा है ना, फोटोग्राफिक प्लेट है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अपूर्व बागुल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? बहुत ही थिन फाइल है, कोई बता सकता ऑब्जर्वेशन क्या था? धनंजय? सर वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए थे, मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बताया।
कि अल्फा पार्टिकल जब हम इससे पास कराए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास कर गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 10th के बच्चे या जनरली बहुत सारे बच्चे सिंपली बोलते हैं रदरफोर्ड में क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया, वो भी हुआ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडेविएटेड, very few deviates with certain greater angle, and very few alpha particle almost rebound back. अब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो पहले साइंटिस्ट के दिमाग में जो कर रहा है उसको कुछ आइडिया होता है, कुछ प्रेडिक्ट करता है, एजम्पशंस होता है कि ऐसा होगा। तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि इससे अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा, डेविएशंस होंगे कुछ कुछ, है ना, मोस्ट थोड़ा थोड़ा डेविएशन होगा, क्योंकि क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, थोड़ा डेविएट करेगा। सो ऑब्जर्वेशंस क्या था पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। सो इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बच्चों, कुछ भी डेविएशन नहीं हुआ। सो कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया, most of the space of atom is empty. पूरा का पूरा एटम एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है उसमें। दूसरा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, very few alpha particle deviates with greater angle, and very few particles almost returns back. सो ये सेकेंड लाइन का क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसका कंक्लूजन था सेकेंड लाइन का, सेकेंड लाइन का कंक्लूजन है कि जो भी एटम में जो मास है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा बहुत ही कम वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। शॉर्ट में लिखता हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज whole mass, almost whole mass and positive charge is concentrated in small volume called nucleus. ये बच्चों न्यूक्लियस का डिस्कवरी कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने किया। तो जो थॉमसन्स का प्रपोजिशन था, थॉमसन्स का प्रपोजल था, उसको सिरे से अब नकार दिया गया, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बता रहा था। अब बताओ, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया तो लोगों ने उनसे ही पूछा, बताओ भाई कैसे रहता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि हाउ द चार्ज, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस यू सेड, कैसे है एटम में।
है ना बच्चों, ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, अगर ध्यान से करोगे तो इट्स नॉट वनली कि हाँ इसके सवाल करने, समझने की भी कोशिश करना। इसलिए मैं थोड़ा बैक हिस्ट्री से बता रहा हूं। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताओ कैसा है, तो रदरफोर्ड ने बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया। बच्चों न्यूक्लियस है, जो सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है सारा, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव कर रहा है इन सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट, जस्ट लाइक प्लैनेटरी मोशन। Electrons are revolving around nucleus like planetary. ये किसने बताया? रदरफोर्ड प्रोपोजिशन। क्लियर? ये सर्कुलर ऑर्बिट में जैसे प्लैनेटरी मोशन है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, वही होगा। दैट मींस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लैनेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स, है ना, इतने स्पीड से मूव कर रहा है, इतने रेडियस पे मूव कर रहा है कि कूलम्ब्स फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये। अब ये फेल क्यों हो गया? देवदत्ता बता सकते हो कि ये क्यों फेल हो गया? व्हाट वाज द रॉन्ग थिंग? क्या इसमें गलत क्या था? किस चीज को ये प्रूफ नहीं कर रहा था? क्यों इसको फिर नहीं माना गया? हर एक एटॉमिक ऑर्बिट का डेफिनेट एनर्जी होता है, ये चीज को प्रूव नहीं कर पाया था। हर एक वो तो उस समय भी किसी को नहीं पता था कि डेफिनेट एनर्जी होता है एटॉमिक हर का। मनस्वी एक्सप्लेन नहीं हुआ। ऋतुजीत ने बताया कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मींस एक्सीलरेटेड है। तो रदरफोर्ड का ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, बट दिक्कत क्या है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है accelerated charge particle emits EM wave। ये फैक्ट प्रूव हो गया था, मैक्सवेल ने ये बता दिया था और ये प्रूवन फैक्ट था, इसको नकारा नहीं जा सकता। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits EM wave या रेडिएट एनर्जी। तो हर्षल ने कहा कि सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मे बी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, दैट मींस इट विल इमिट एनर्जी। जब उसका एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, तो उसका एनर्जी कम होते जाएगा, और अगर कम होते जाएगा एनर्जी तो धीरे 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 उसका ऑर्बिट कम होते, इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स जो भी मूव कर रहा है, जो भी सिस्टम है, दैट इज स्टेबल, चेंज नहीं हो रहा। तो रदरफोर्ड का इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, इसलिए लोगों ने उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
मनस्वी अभी क्लियर हुआ क्या या अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया। तो एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली ये वैलिड नहीं होगा। अब बोर साहब जो थे वो रदरफोर्ड, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जे थॉमसन के लैब में रदरफोर्ड काम किया, फिर बाद में रदरफोर्ड के लैब में बोर्स काम कर रहे थे रदरफोर्ड के अंदर। बोर्स को लगा कि यार हमारे गुरु साहब तो सही कर रहे हैं, होना तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहिए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपना कुछ प्रपोजल दिया। तो मैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग पे एक सवाल आता है, बट उसको सिर्फ बता देता हूं, उसका फिर मैं बोर्ड्स पे आता हूं। मान लो बच्चों एक न्यूक्लियस है और ये जेड, बहुत ही छोटा सा सवाल, जेई मेन में आ सकता है इसलिए करवा रहा हूं। दिस इज द न्यूक्लियस, जेड प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है विच इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। ये अगर v स्पीड से जा रहा है या काइनेटिक एनर्जी k है, सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, अभी इसका काइनेटिक एनर्जी ये रेस्ट में रखेंगे, ये हैवी न्यूक्लियाई है, दिस इज एट रेस्ट, ये अप्रोच किया, फाइंड आर मिनिमम। बहुत ही सिंपल सा है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट विल से, अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा हाफ मास ऑफ द अल्फा इनटू v स्क्वायर, इसका स्पीड, दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। नजदीक आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो कितना होता है k ZE इंटू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, 2E अपॉन k Q1 Q2 बाई R। स्पीड यहाँ पे हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। सो आई होप कि ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एडवांस में जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि ये ऐसे जा रहा है और फिर ये मिनिमम अप्रोच का फॉर्मूला भी डेराइव कर पाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये क्लियर? सवाल ये था कि रदरफोर्ड ये फेल हो गए बताने में कि एटम स्टेबल है, बट उनके थ्योरी में वो स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ ड्यू टू द एक्सीलरेटेड चार्ज। एक और चीज था बच्चों कि अगर कोई एटम का कैरेक्टरिस्टिक जानना है तो एक और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जानते हो अगर सॉलिड बॉडी उसको अगर हिट किए, उसका कोई टेम्परेचर है, तो दैट रेडिएट्स एनर्जी, बट उस रेडिएशंस में, रेडिएंट एनर्जी में कौन कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट होता है? कोई भी सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पर लिए तो इट रेडिएट्स एनर्जी, और उस रेडिएशंस में, उसमें ईएम वेव्स में सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर।
और किसी को याद है ये मान लो एक लैम्डा एम, दैट मीन्स वो वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ऋतुजीत ने बता दिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत ही बढ़िया। क्या होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? लैम्डा एम इंटू टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, या लैम्डा एम बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखते हैं। अथर्व गौली, क्या पता है तुझे? आंचल पाटिल, याद है कौन सा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? शुभम बार्गिन का फर्स्ट वाला, बहुत बढ़िया। बच्चों ये ना बहुत छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैम्डा एम इंटू टी दैट इज इक्वल टू बी लिखते हैं। बी इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी तुम्हें पता होना चाहिए, 0.288 केल्विन सेंटीमीटर। चलो एनीवे, तो सॉलिड के केस में बच्चों सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें वो किस एटम से बना हुआ है उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता चलता, वो तो सिर्फ टेम्परेचर पता चलता है किस टेम्परेचर पे है ना, उस लॉ से। लेकिन किस एटम से बना हुआ उसका कोई रोल नहीं आता उसमें, बिकॉज एटम्स आर टुगेदर्स। तो एक एटम का इफेक्ट दूसरे एटम पे भी होता है, तो एटम अपने कैरेक्टरिस्टिक नेचर नहीं शो कर पाता। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लो 100 बच्चे एक साथ बैठे, क्लासरूम में बैठा है, और मैंने एक सवाल दे दिया है ना, अंदर एक सवाल भेज दिया और बाहर अंदर से तुम 100 बच्चों मिलकर के ना उसके कुछ जवाब दिए। अगर वो जवाब दिया तो हमें ये नहीं पता चला कि वो किसी एक बच्चे के बारे में, कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नॉलेज क्या है, ये नहीं पता चलता। कलेक्टिव पता चला कुछ, बट मुझे एक का नेचर चाहिए, एक एटम का नेचर चाहिए। तो क्या हमारा कोई एक्सपेरिमेंट सॉलिड के केस में देगा वो एटम का कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, कि गैसियस स्टेट में अगर कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आ रहा है, वो एटम का कैरेक्टरिस्टिक बताएगा? किरण खन्ना, अगर एटम का कैरेक्टरिस्टिक जानना है, एटम के बारे में जानना है, तो सॉलिड वाला एक्सपेरिमेंट बताएगा या गैसियस स्टेट वाला बताएगा? बच्चों गैसियस स्टेट वाला बताएगा मनस्वी, बिकॉज गैसियस स्टेट में एक एटम दूसरे एटम से बहुत दूर है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ये अपना करेगा, इन दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है। सॉलिड में सब पास पास है, सब मिल के दिया। तो एग्जाम अगर तुम देते हो, एक रूम में एक बच्चे को बैठा दिया जाए, तो सबका बच्चे का पता चलेगा क्या कैलिबर है, कैसा कर रहा है। लेकिन कलेक्टिव बैठा दिया जाए तो क्या होता है, चीटिंग होती है। तो अब बताता हूं ये, कि अगर कोई भी मटेरियल है उसको अगर वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में ले गया और उसको डिस्चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब उसको एनर्जी सप्लाई किया गया, कुछ एटम को वेपर स्टेट में गैसियस स्टेट में ले गया, इसको एनर्जी सप्लाई किया गया, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू किया जाता है। तो देखा गया कि यहां से कुछ रेडिएशंस बाहर आए हैं, और जो रेडिएशंस बाहर आए इसको कलेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया, तो उस रेडिएशंस में सारे वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं थे जैसा कि सॉलिड के केस में था। इसमें डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रेजेंट थे। तो बच्चों इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, क्या देखेगा, ये वेवलेंथ प्रेजेंट है, ये वेवलेंथ प्रेजेंट है, ये वेवलेंथ प्रेजेंट है। few wavelengths are discrete wavelengths are present।
तो उसको ऐसे बता दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इमिट किया तो क्या बताया बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या आपने मन से लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट का, मटेरियल के एलिमेंट को वेपर स्टेट में ले गया गया, उसको एनर्जी सप्लाई किया गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से करते हैं मोस्टली, और फिर वहां से रेडिएशंस बाहर आया, उस रेडिएशंस में सर्टेन वेवलेंथ प्रेजेंट थे, तो सर्टेन वेवलेंथ को दिखाया, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। यहां तक क्लियर। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये वेपर स्टेट में गैस है और इससे रेडिएशंस पास कराए, इस रेडिएशंस में all wavelengths are present, all wavelengths are present, और इस गैस से जब पास कराए तो इधर निकला कुछ, इसको एनालाइज किया गया, इस एनालिसिस में देखा गया सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। certain wavelengths are missing, ठीक है, मिसिंग का मतलब उसका इंटेंसिटी कम देखा गया, एग्जैक्टली 100% मिसिंग नहीं होगा, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है, तो ये जिस एटम को लेकर के किए तो एक पैटर्न बना, अलग एलिमेंट लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे तो अलग पैटर्न बनेगा, हीलियम लेंगे तो अलग बनेगा, ऑक्सीजन लेंगे तो अलग बनेगा, सबका एक अलग पैटर्न आता है। बच्चों अभी भी ये मेथड यूज किया जाता है टू डिटेक्ट कि कौन सा मटेरियल उसमें है, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न आता है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग का मतलब वो वेवलेंथ, वो पर्टिकुलर लैम्डा यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो कौन कौन सा एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों हाइड्रोजन का भी एक इमिशन स्पेक्ट्रम था, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, और देखा ये गया कि जो वेवलेंथ्स इमिशन में प्रेजेंट है लगभग वही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन में एब्सेंट थे। इस पे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये बता रहा है कि जो थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर देगा वो रियल में एटम का करेक्ट थ्योरी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि हाउ एटम्स आर अरेंज इनसाइड। क्या ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो बच्चों अब आ जाते हैं बोर्स मॉडल पे। मतलब अगर बोर्स मॉडल ने इस इमिशन स्टेबिलिटी को फैक्टर को बता दिया कि हाँ स्टेबल होगा, जो रदरफोर्ड फेल कर गए, अगर ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया मतलब उनका थ्योरी करेक्ट होगा, है ना। अभी तक बस थ्योरी था, सवाल अभी तक नहीं बनते, अब जो करेंगे उससे सवाल बनेंगे। बोर्स मॉडल, बोर्स ने क्या किया, बोर्स हाइपोथेसिस, बोर्स ने भी वही कहा जो रदरफोर्ड ने कहा था। बोर्स ने कहा इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड certain orbits, moves around in certain orbits, moves around nucleus in certain
circular orbits. मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी हो सकता है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, बट कोई भी नहीं मूव करेगा, कुछ कुछ ऑर्बिट्स होंगे, सर्टेन ऑर्बिट्स होंगे। तो वो कौन सा ऑर्बिट होगा, उसके लिए उन्होंने कहा, और उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो उन्होंने कहा वही कूलम्ब्स फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो रदरफोर्ड ने कहा। दूसरा कहा कि सर्टेन वर्ड जो लिखा है वो वर्ड होगा जहां पे angular momentum of the electrons will be integral multiple of h by 2 pi. कहा कि उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है। एंगुलर मोमेंटम ये मैंने लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, बोर्स का जो मेन हाइपोथेसिस ये है। उन्होंने कहा कि अगर ये सेटिस्फाइड है तो द पार्टिकल विल नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ये उन्होंने बोल दिया। जैसे कि उन्होंने एक लाइसेंस दे दिया कि अगर बच्चों तुम इसमें मूव करो, तुम्हें एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है, तुम फ्री हो, तुम्हें लाइसेंस मिल गया। जैसे राष्ट्रपति को लाइसेंस है कि अगर मर्डर भी कर देंगे तो उनको अभी तुरंत नहीं अरेस्ट किया जाएगा, है ना। और किसी को ये लाइसेंस नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन्स को वो लाइसेंस दे दिया, परमिशन दे दिया कि तुम्हें नहीं करना है। ऐसा होता है। अब बताओ इस पे लोगों का क्या कमेंट होगा, बाकी साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी वाले क्या बोलेंगे कि हाँ सही बोल दिया। मतलब ये तो बहुत आर्बिट सा स्टेटमेंट है ना कि ऐसा होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब वो फेल हो जाएगा। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, कहा हाँ फेल हो जाएगा। इसलिए बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था बोर्ड्स को। अब समझते हैं बोर्ड्स ने किया क्या। बोर्ड्स ने कहा कि अगर उसका एंगुलर मोमेंटम, समझना इस चीज को, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम कुछ भी नहीं हो सकता, ये डिस्क्रीट होगा। दिस और दिस और दिस। डिस्क्रीट का मतलब क्वांटाइज्ड, कंटिन्यूअस नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन। तो बोर्स का जो मेन थ्योरी था वो क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, आकाश? जब भी कभी कोई सवाल रहेगा, कहेगा कि assume the Bohr hypothesis true, that means वो ये कह रहा है कि angular momentum is quantized, angular momentum is integral multiple of certain quantity that is nh by 2 pi। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बट ये क्या किया, अपने काम में बढ़ते रहे। इन्होंने क्या किया, ये न्यूक्लियस है, सपोज जेड प्रोटॉन है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट आर में। तो मैं फिर से कर रहा हूं कि तुम डिराइव 4-5 बार कर चुके होगे, एक बार और कर लो।
1/4 pi epsilon naught ZE Q1 Q2 upon R square, that is equal to mv square by R. दिस इज इक्वेशन 1, यहां से आया जो रदरफोर्ड ने भी कहा था। दूसरा, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। इस आर स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ तो m v स्क्वायर r एक आर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 का ही मॉडिफाइड वे। 1/2 का जो तो v आ जाएगा बच्चों, दिस बाय दिस कर दो, mvr गया, यहाँ पे mvr है तो v इक्वल टू क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट nh/2 पाई, that is equal to ZE square ये खुद से डिराइव करके लिख लो, जेड बाई एन ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एच। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना, चेक कर लो। देखना वेलोसिटी कितना है, ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई एन। ठीक है ना, n इज एनी इंटीजर, n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, और तुम्हें पता है n इज इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेकंड ऑर्बिट। अभी जस्ट निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। सो तुम्हें जो ध्यान रखना है यहाँ पे वो v प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, z बाई n के प्रोपोर्शनल, ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है। दूसरा, अब v निकल गया तो r कैसे निकालेंगे, सो r इज इक्वल टू nh/2 पाई अपॉन m इंटू v, और v का वैल्यू पुट कर दो, nh, v का वैल्यू यहां से ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट h जेड बाई n, ये n ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ये रट्टा मारना नहीं है, कर लो यहां से, ऊपर में रहेगा n स्क्वायर, नीचे में रहेगा z, और इधर देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए तो बताना, 2 पाई, अच्छा यहां से फिर से 2 मैं छोड़ दिया था ना, सॉरी, यहाँ 2 था ना, 2 एप्सिलॉन नॉट h, तो 2 चला जाएगा पाई m ई स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू समथिंग, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, n स्क्वायर बाई z, n corresponds to first radius, ये जो टर्म आएगा सब
सम कांस्टेंट आएगा और इस टर्म का वैल्यू आता है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना, रफली 0.529 भी कहीं लिखा जाता है या 0.53 रफली लिख लो। तो बच्चों ये डेटा तो याद होना चाहिए। अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड हो गया बच्चों 1, चूंकि 1 प्रोटॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस n इक्वल टू 1 कर दोगे a नॉट, है ना, या r नॉट लिखना है तो r नॉट लिख लो, दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। दूसरा ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा n2 पुट करोगे 4a नॉट, तीसरा जो हो जाएगा 9a नॉट। तो दीज आर द आइदर a नॉट के सर्कल में रोटेट करेगा एटम इलेक्ट्रॉन्स, या 4a नॉट के, या इतना a नॉट, मतलब किसी भी ऑर्बिट में नहीं रोटेट करेगा, सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो हमने v निकाल लिया, r निकाल लिया, कुछ डेटा, कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए। En काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो करेंगे या तो -k के बराबर होगा या पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के बराबर होगा। डेटा के साथ ये होगा, इसका वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इतना चीजें याद होना चाहिए। सब सुनना, बोर्स मॉडल स्टार्ट हुआ था, बोर्स ने कहा था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बोर्स का मैंने सिर्फ 2 हाइपोथेसिस अभी तक बताया, तीसरा भी है, कैसे तो एक्सप्लेनेशन था, वो यहां से पहुंच गए, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से पहुंच गए वो एनर्जी क्वांटाइजेशन पे, उन्होंने डिराइव किया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोर्स, energy of atom is quantized. That means there exist energy levels. That means electrons के पास कोई भी एनर्जी नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है ना। तो कौन कौन सा एनर्जी लेवल्स है, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो ये ध्यान में रखना, n इक्वल टू 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू z इक्वल टू हो जाएगा 1 n1, सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो होगा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 2, सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस इज कॉल्ड सेकेंड एनर्जी लेवल, -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4। चेक करो ये कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल -13.6 डिवाइड बाय 4 सॉरी इंटू 9, ये कितना होता है -1 पॉइंट कितना 51 या 54, फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड देन इसके बाद आता है -13.6 डिवाइड बाई 16 4 स्क्वायर, ये कितना होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक, है ना।
कम से कम ये 4 वैल्यूज तो याद रखना। और भी ऐसे जाते जाएगा, फिर क्या होगा कि एनर्जी लेवल्स बहुत पास पास होने लगेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ये और माइनस ये, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12.09 हाँ या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली। एंड इसके बीच में कितना है? इसके बीच में 12.75। 12.65। बच्चों ये डेटा इतना जो मैंने लिखा ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, एकदम होठों पे होना चाहिए कि हाँ ये होता है। ये हाइड्रोजन्स के लिए है। अगर यही हम बात कर ले हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, तो उसी में क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर, एनर्जी में जेड स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी डेटा पूछेगा उसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये रहेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 40.8। उस टाइप से समझ में आ जाएगा तुम्हें। सो बोर्स हाइपोथेसिस का जो थर्ड पॉइंट था वहां पे हमने नहीं लिखा है थर्ड पॉइंट बोर्स हाइपोथेसिस का। उन्होंने कहा उसी के बेसिस पे जब आए तो क्या बताया उन्होंने? देयर एग्जिस्ट एनर्जी लेवल्स and electron can jump higher energy level. Electrons can jump to higher energy level from lower by absorbing exact energy equal to the energy difference of the two level. Electrons can jump to higher energy level by absorbing, कितना एनर्जी absorb करेगा? इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू लेवल। जैसे यहां पे अगर मान लो कहें कि कोई यहां पे और इसको यहां जाना है तो इतना एनर्जी को ही absorb करेगा। सो फोटोन्स का थ्योरी आ गया। तो ये इस डिफरेंस के एनर्जी, इतने डिफरेंस के एनर्जी को वो लेकर के जंप कर सकता है। सो इट कैन एब्जॉर्ब ओनली टू दोज फोटोन्स विच हैव दिस मच एनर्जी। कोई और फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये जो फंडा है कि वो एब्जॉर्ब जो करेगा वो सर्टेन फोटोन्स को, सर्टेन वेवलेंथ के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा। आइदर जिसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो आइदर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो इतना एनर्जी डिफरेंस का या इतना एनर्जी डिफरेंस का या इतना एनर्जी डिफरेंस का ही वो एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स जब हम रेडिएशन सारे वेवलेंथ का पास करवाए
तो सर्टेन वेवलेंथ वाले फोटॉन्स को ही वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड दिस एक्सप्लेन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. This explain जो अभी हमने बताया था. ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो था, और जो उन्होंने थ्योरी से निकाला ये सब डेटा, तो उन्होंने कहा कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, 12.09 का, ये फोटॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आ रहा है, एग्जैक्टली जो मिसिंग वेवलेंथ है वो यही है. दैट मीन्स उन्होंने एग्जैक्ट डेटा निकाल दिया, एग्जैक्टली वो सेटिस्फाई करा दिया अपने डेटा से. जब ये उन्होंने दिखा दिया तो लोगों को चमका, नहीं यार कुछ तो बात है इसमें, जो हम गालियां दे रहे हैं बोर्ड्स को, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ तो है, क्योंकि इसको प्रूव किया. दूसरा, अगर कोई एटम हायर स्टेट में है और लोअर स्टेट खाली है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप from higher state to lower state by emitting the energy in forms of EM waves, in forms of radiation. और उस EM waves का, उस radiations का एनर्जी कितना होगा? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू लेवल. तो लिखो दूसरा, also electrons can jump from higher energy level to lower energy level by emitting energy in terms of EM waves कह सकते हैं, या in terms of photon having energy equal to the difference of two level. और ये चीज क्या एक्सप्लेन करता है? दिस कॉन्सेप्ट कि अगर एक्साइटेड स्टेट, अभी जस्ट बताऊंगा कि हाई स्टेट में गया तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, तो वहां से जंप करेगा तो वो फोटोन से इमिट करेगा, और दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इमिशन स्पेक्ट्रम. जो बोर्स ने थ्योरी दिया था उसका एक लिमिटेशन ये था कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. अब हाइड्रोजन लाइक एटम बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. जैसे हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, हीलियम प्लस हो गया. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप ऑफ कर दो, और कौन सा हो जाएगा? लिथियम प्लस प्लस.
बच्चों जितने भी सवाल आएंगे ना वो इतने से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने को ही कंसीडर करेगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। एक्चुअली बोर्स ने कॉन्सेप्ट यूज किया क्लासिकल फिजिक्स का, और कुछ कॉन्सेप्ट जो भी उनको लगा होगा, जो भी उन्होंने मेथड यूज किया होगा, जो उनको इंट्यूशंस आया होगा क्वांटाइजेशन वाला, तो समझना कि दिस वाज द बेसिस, ये एक स्टार्टिंग था क्वांटम मैकेनिक्स का। तो बोर्स एग्जैक्टली ब्रिज में थे, क्लासिकल एंड क्वांटम ब्रिज थे ये, इन्होंने दोनों को यूज किया। इसलिए ये जो था वो थोड़ा क्या था, ये स्पेशल केस था, और ये स्पेशल केस हाइड्रोजन तक में वैलिड हो गया, लेकिन दूसरे में पूरा क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो वो बोर्स मॉडल फेल हो रहा था, बिकॉज इसमें क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स का उधर यूज होगा, यहाँ पे क्लासिकल और ये दोनों मिला के किए थे, इसलिए यहां तक वैलिड था, आगे ये वैलिड नहीं रहा। बट ये कम से कम बेसिक ऐसा चीज है कि अभी भी हम पढ़ते हैं इसको, बिकॉज इससे थोड़ा एटम के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है ना। तो ये पूरा थ्योरी करेक्ट नहीं है, बट स्टिल वी रीड, बिकॉज एक आइडिया देता है ये, ठीक है। क्वांटम का मतलब समझ में आ गया, जहां पे, और शायद फिजिक्स के 4 ब्रांच, फिजिक्स का 4 ब्रांच, एक बार मैं बहुत क्विक, चूंकि मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट किया हूं तो बताता हूं। पहला ब्रांच क्या होता है बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स, उसी को बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। दूसरा ब्रांच, जब इंटरैक्टिंग पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उस केस में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाता है। वहां पे क्या चलता है, जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग बहुत कम दूर तक ही पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का मतलब हुआ था क्वांटाइजेशन, चीजें क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअस नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन बताया, एनर्जी का क्वांटाइजेशन बताया। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है क्वांटम फिजिक्स क्या है। जहां पे पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, बहुत ही हाई स्पीड से, वहां भी क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करता है। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जहां पे स्पीड बहुत हाई, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ द लाइट, c/2, 3c/4, सर्टेनली 2c नहीं होगा। और चौथा ब्रांच क्या होगा बच्चों, ये सब बताओ। फोर्थ ब्रांच इज जहां पे इंटरैक्टिंग पार्टिकल बहुत छोटा है, जिस पार्टिकल को कैसे बहुत छोटा भी है और बहुत हाई स्पीड से भी मूव कर रहा है, तो हाँ, न क्वांटम फिजिक्स चलेगा न ये, उसके लिए अलग से होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो वो चौथा पार्ट हो गया फिजिक्स का, 4 ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। चलो, ये तो थोड़ा सा हाई बता दिया इस, तो हाइड्रोजन लाइक एटम समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई। और इसको बोलते हैं बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं, सो n इज इक्वल टू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में है, तो वो सबसे स्टेबल है ग्राउंड स्टेट में, इतना एनर्जी है। बट किसी ने उसको कोई एनर्जी सप्लाई किया तो वो हो सकता है यहां चला गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एनर्जी लेवल। कंफ्यूज मत करना,
second energy level या first excited state. Now you can understand this is third energy level or second excited state. और अब बताता हूं, मोस्ट ऑफ द मटेरियल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, उसको एनर्जी मिला, ये हायर स्टेट में चला गया, यहां चला गया, तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन रहेगा इसका? नहीं, इट विल रिटर्न बैक, वापस आ जाएगा. कैन यू गेस कि इसका स्टे टाइम कितना होता है यहाँ पे? सेकेंड्स में बहुत कम टाइम होता है. कितना? 5-7 सेकेंड, 10 सेकेंड, नहीं, उससे काफी कम. मिली सेकेंड, 0.8 सेकंड, 0.8 0.8 सेकंड, 0.8 सेकेंड. तेजस कितना होता है स्टे टाइम रफली इन हायर एक्साइटेड स्टेट फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मटेरियल? माइक्रोसेकंड के ऑर्डर में. स्टे टाइम is roughly around 10 to the power minus 8 सेकेंड. बच्चों मुझे लगता है जेई मेन में एक बार ये पूछ लिया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं. रफली 10 to the power minus 8 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड से भी कम. मिली तो छोड़ो. मतलब तुम्हें क्या लग रहा है ये कितना स्टे टाइम है? बहुत ही कम है कि नहीं? ऋतु जी समझ में आ रहा है ये स्टे टाइम कितना कम है? मिली सेकेंड समझ सकते हो कितना छोटा है. मिली का भी 1000, उसका भी 100, बहुत छोटा टाइम. लेकिन मैंने अभी प्रॉमिस किया था शुरुआत में, मैंने प्रॉमिस किया था कि चलो ये यहां से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इतना देर स्टे कर रहा है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था, तो हम लोग निकालते हैं कि वो जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो कितना राउंड मारा होगा. क्या एक राउंड कंप्लीट कर पाया होगा कि हाफ राउंड में निकल गया होगा या 2-4 राउंड कंप्लीट करके आया होगा? समझ में आया? सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये यहां से एनर्जी लेकर के यहां पे चला गया. जैसे तो अभी नासिक में हो और केरला घूमने चले गए, मस्ती करने, तो कितना दिन वहां रुके वो देखते हैं. ओके, तो कैसे निकालेंगे यहां पे हाउ मेनी राउंड्स इट हैज कंप्लीटेड? तो एक काम करते हैं, एक राउंड कंप्लीट करने का कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड क्या है इसका? तो अगर सर टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल सा है, 2 पाई आर बाई वी, दिस इज द टाइम पीरियड. आर भी मुझे पता है, वी भी पता है, तो मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशंस करता हूं. 2 पाई आर, आर रफली 0.53 एंगस्ट्रॉम. मान लो सेकेंड स्टेट में गया तो थोड़ा सा बड़ा 4, तो 2 और 2 4, लगभग 4 एंगस्ट्रॉम या और भी ज्यादा ले लिए 10 एंगस्ट्रॉम. 2 पाई आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी. वी किसी ने कहा था 2 इंटू 10 टू द पावर 6. दिस इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना हो जाएगा देखना, 5 इंटू 10 टू द पावर एंगस्ट्रॉम अपॉन 10 to the minus 10, 10 to the minus 16. Time period is 5 into 10 to the minus 16. Just imagine करो, डेटा के साथ थोड़ा प्ले करो, इतना देर रुका है, टाइम पीरियड ये है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन? कभी ऐसे नहीं सोचा होगा, देखते हैं कितने बच्चों ने ऐसा सोचा होगा. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना कंप्लीट किया ये, तो टोटल टाइम स्टे डिवाइड बाय टाइम पीरियड, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 5
2 into 10 to the power 7 revolution. सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? टेन टू द पावर 7, 10 टू द पावर 6 क्या होता है? मिलियन ना? 10 टू 5 लाख होता है। इतना राउंड मारा है, इतना राउंड। एक आदमी कितना दिन जीता होगा? लगभग 100 साल में कितने दिन होते हैं? 100 साल में 30,000 डे, लगभग 40,000 डे। हाँ 40,000 डे। ये कितना राउंड मार के आया? करोड़ में। समझ में आ रहा है? जो हम लोग कह रहे थे कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वापस आया, वो तो इतना लाइफ जी का है यहाँ पे, गोवा में इतना लंबा घूम लिया, केरला में। तो क्या किसी ने ऐसा रियलाइज किया था जो हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटली वापस आ रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली हम अपने रेफरेंस में बता रहे हैं कि इंस्टेंटली वापस आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे मस्ती करके आ गया, इतने राउंड मार के आ गया, है ना? चलो एनीवे, हम लोग देखें कि राउंड बहुत मारेगा, बट अभी हम अपने रिस्पेक्ट में देखें तो वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वापस आ रहा है हमारे इसमें टाइम के टर्म में। तो ये ग्राउंड स्टेट है। सपोज को एटम यहां से इलेक्ट्रॉन्स इतना एनर्जी मिला और ये यहां चला गया, तो अब इसको देखना बच्चों, एक सवाल कि अब यहां से यहां पे आएगा, अगर सपोज एक एटम ही है, एक ही एटम है, और ये बड़ा ना, केवी भाई या एनएससीपी में एक सवाल पूछा था, an atom is excited to, suppose n is equal to 4 या third excited state, how many possible radiation it can emit? एक एटम, अगर एक ही एटम है तो क्या हो सकता है? ये या तो यहां से यहां आ जाएगा, तो उस केस में वो एक ही रेडिएशन इमिट करेगा, डायरेक्टली आ जाएगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1, और इतने एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, है ना? या वो हो सकता है यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आए, उस केस में वो कितना करेगा? 2 फोटोन्स करेगा एक एटम। मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, या तो एक या तो 2, या यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आ गया तो भी 2, या यहां से फिर यहां चला गया और फिर यहां से यहां चला गया तो 3। तो मैक्सिमम कितना वो फोटोन्स इमिट कर सकता है? डिफरेंट फोटोन्स, एक एटम 3। लेकिन समझना इस चीज को, हमारे पास बल्क में बहुत सारे एटम्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, n इक्वल टू 4th स्टेट में चले गए, 3rd एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और वो बल्क से जब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं जितने भी रेडिएशंस आए, तो उस रेडिएशंस में कितने वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ प्रेजेंट थे? हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट? तुम कहोगे सर एक ये हो सकता है डिफरेंट, ठीक है ना, एक ये हो सकता है, 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 और एक ये हो सकता है। कितने आए काउंट करो, ये और ये तो सेम ही हो गया, तो इसको नहीं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट है। तो ये समझना, अगर एक एटम के बारे में कहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ विल बी 3, बट अगर बल्क है, एक सैंपल है, सैंपल में बहुत सारे हैं, तो उस केस में 6 डिफरेंट वेवलेंथ हमें मिलेंगे। इज इट क्लियर?
तो क्या ऐसे एक एक दो दो काउंट करोगे क्या? इफ इन ए सैंपल अगर ये nth स्टेट में चला गया है तो इसके पास 1 2 3 4 मतलब nth स्टेट है, तो n स्टेट्स अवेलेबल है और n में से कोई भी दो के बीच में आ सकता है। तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? तो कैसे करोगे? NC2 नंबर ऑफ डिफरेंट if electrons is excited to nth energy state। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? NC2। जैसे 4C2 फोर्थ में गया था। क्या यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आ रहा हूं, बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। तो कोई भी स्टेट से कोई किसी स्टेट में गया तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ if electrons jumps from nth state to mth state। तो En अभी लिखा था, En is equal to समथिंग z स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ठीक है ना? अगर लिखना है तो ये वैल्यू देख लो, मुझे याद नहीं है, तुम लोग यहाँ पे लिख लो। क्या था? m e⁴ डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। इसको कंप्लीट करना मुझे भी याद नहीं रहता है, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर तुम लोग कुछ देर पहले लिखे होंगे। तो बच्चों कितना एनर्जी ये जाएगा? तो क्या करेंगे? nth स्टेट में था ये nth और mth में आ रहा है। तो इसका एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई जो आ जाएगा वो हो जाएगा En माइनस Em, और मैं यहां पे कर देता हूं क्योंकि ये माइनस साइन है तो m e⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर z स्क्वायर 1 by m स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। m हो गया लोअर स्टेट, n हो गया हायर स्टेट। दिस इज डेल्टा ई। तो लैम्डा कितना होगा? डेल्टा ई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा होता है ना? तो कितना एनर्जी फोटॉन्स इमिट होगा? तो डेल्टा ई को एच सी बाई लैम्डा कर लिया तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच सी, दैट इज इक्वल टू
m e to the power 4 upon 8 epsilon naught h q c into 1 by m square minus 1 by n square। और किसी को पता है क्या कि इसको क्या बोलते हैं इस टर्म को? ये जो टर्म कांस्टेंट आया है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट आर, है ना? रिडबर्ग कांस्टेंट R by D BERG, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो देखो 1 by लैम्डा, ये सब तो नंबर है, तो ये पर मीटर होगा। सर जेड स्क्वायर का आएगा ना? यहाँ भी जेड स्क्वायर रहेगा, लेकिन जेड स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, आर के साथ जेड स्क्वायर नहीं है, इसके साथ है ना? तो ये लिख लो। नेक्स्ट क्लास एक्चुअली यहीं से करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, आज तो सिर्फ कहानी का है, जो सवाल बनने वाले थे, जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले थे। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजें करेंगे और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में खत्म करें। आज सिलेबस बहुत आगे नहीं बढ़ा है,